हेलो एवरीवन, आई एम रेनू। वेलकम टू द ऑनलाइन कॉमर्स कनेक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सबकी जेआरएफ यूजीसी नेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो यूजीसी नेट का ही जो हमारा टॉपिक है, जो हमने लास्ट वीडियो में कंटिन्यू किया है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसी के आगे कैसे कंप्यूट करते हैं, कैसे आप मेजरमेंट करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेट कैसे करते हैं, इवेल्युएट कैसे करते हैं, उन्हीं के बारे में आज हम नया वीडियो लेके आए हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो आपके मैंने बताया कि सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जो आपके जैसा कि आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स एंड आपके रिटेन्ड अर्निंग, देन आपका डेप्रिसिएशन, ये आपके सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिनको आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कैलकुलेट करते। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे सोर्स ऑफ फाइनेंस जो आपने इन्वेस्ट किए हैं अपने बिजनेस में, उनकी कॉस्ट क्या आएगी, वो आपके बिजनेस के लिए इन्वेस्ट प्रॉफिटेबल है या फिर आपके बिजनेस के लिए अनप्रॉफिटेबल है। क्या वो आपके बिजनेस के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दिखा रहा है, नेट प्रोसीड्स दिखा रहा है, क्या वो बेनिफिट दे रहा है, उसके रिगार्डिंग सारी कैलकुलेशन हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस का जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। अब हमें डिबेंचर्स की कॉस्ट निकालनी है मैडम, डिबेंचर्स की और अदर बोरो फंड्स की आपको कैलकुलेशन करनी है। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे मैडम? कैलकुलेशन तो करेंगे, बट क्यों करते हैं? देखो, जब डिबेंचर्स होल्डर हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने के बदले में उनको भी कुछ चाहिए। हम क्या देते हैं? उनको एक पर्टिकुलर फिक्स्ड रेट के साथ उनको डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मीन जो हम डिबेंचर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं वो क्या है? वो सोर्स ऑफ फाइनेंस मीन्स डिबेंचर्स के थ्रू जो हमें इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस में मिली हुई है, जो इंटरेस्ट उसको पे आउट हो रहा है, वो उसका कॉस्ट है। मींस डिबेंचर के बदले में आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो डिबेंचर्स होल्डर्स को, वो आपके सोर्स ऑफ फंड डिबेंचर्स की कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर या फिर कॉस्ट ऑफ डेब्ट्स की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ डेब्ट को दो पार्ट से डिवाइड किया गया है, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिवेंचर एंड आपके कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिवेंचर्स कैसे कैलकुलेट होता है? ये इसका फॉर्मूला है बेटा। हमारे पेपर में जब यूजीसी नेट का हम एग्जाम देते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको दिया जाता है, वो क्वेश्चन भी मैं अभी आपको सोल्व करके दिखाऊंगी। तो उस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको स्पेसिफाई मेंशन होगा, आपको इररिडीमेबल डिवेंचर है, इररिडीमेबल डिवेंचर है, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इसका फॉर्मूला है इररिडीमेबल डिवेंचर का, KD इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय NP 1 माइनस T। अब KD क्या है? कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आफ्टर टैक्स। KD क्या है? टैक्स की पेमेंट करने के बाद जो डिवेंचर्स के लिए मनी बची है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट्स वो होगी। और ये है इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। अब ये नेट प्रोसीड क्या है मैडम? नेट प्रोसीड वो है जो आपका कैश इनफ्लो है, जो आपका प्रॉफिट है। ठीक है, 1 माइनस टैक्स, ये आपका फॉर्मूला है। एंड कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर का फॉर्मूला क्या है? KD मीन्स अभी आपको बताया कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ डेब्ट्स आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस RV क्या है? रिडीमेबल वैल्यू ऑफ डिवेंचर। रिडीमेबल वैल्यू ऑफ डिवेंचर क्वेश्चन में मेंशन होगा, रिडीमेबल डिवेंचर है, इररिडीमेबल डिवेंचर है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप इजी फॉर्मूला जो आपका है इररिडीमेबल डिवेंचर का, वो वहां पे लगा के उस क्वेश्चन को सोल्व आप कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर का फॉर्मूला KD इज इक्वल टू I 1 माइनस T प्लस RV माइनस NP अभी बताया आपको, नेट प्रोसीड जो आपका कैश इनफ्लो है, जो आपका टोटल प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय N, RV प्लस NP डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला है आपका रिडीमेबल डिवेंचर्स के लिए।
आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कैसे आपको इरिडीमेबल लगाना है या रिडीमेबल डिबेंचर्स का लगाना है। बार बार आपको मैं बता रही हूं, अगर आपको कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन पेपर में बोला गया है, वहां पे मेंशन नहीं है कि ये इरिडीमेबल है या रिडीमेबल है, तो आप इरिडीमेबल का फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन हम करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, जब आपका कॉस्ट ऑफ डेब्ट्स इरिडीमेबल हो या रिडीमेबल हो, एट पार हो, एट पार, एट डिस्काउंट, याद आ रहा है कुछ, एट प्रीमियम, ठीक है, एट प्रीमियम हो, एट डिस्काउंट हो, एट प्रीमियम हो या एट पार हो, तो आपको ये फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा। अगर इरिडीमेबल मेंशन है तो इरिडीमेबल का, अगर रिडीमेबल मेंशन है तो रिडीमेबल का, बट कुछ भी मेंशन नहीं है तो इरिडीमेबल का इजी फॉर्मूला आप लगा के उसको एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम काउंट कर सकते हैं। कैसे काउंट होगा मैडम? जो ये वैल्यू आपकी दे रखी है नेट प्रोसीड, अगर एट पार है तो नेट प्रोसीड है 100, नेट प्रोसीड है 100 मीन्स मेरा 100 प्रॉफिट है। अगर आपको डिस्काउंट दिया हुआ है एट डिस्काउंट का, तो आपका नेट प्रोसीड होगा 90, क्योंकि आपको पता है डिस्काउंट में आपकी नेट प्रोसीड की वैल्यू कम हो जाती है। देन अगर आपका दिया हुआ है प्रीमियम, तो नेट प्रोसीड की वैल्यू हो जाएगी 110, ठीक है, 110। क्लियर? आपको कुछ भी आप घबराने की जरूरत नहीं, मैं बार बार आपको कॉस्ट ऑफ, ठीक है, 110। क्लियर? आपको कुछ भी आप घबराने की जरूरत नहीं, मैं बार बार आपको कॉस्ट ऑफ डेब्ट्स को अच्छे तरीके से यहाँ पे सोल्व करने का तरीका बता रही हूं। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको इरिडीमेबल या रिडीमेबल लगाना है, जो मेंशन है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला पुट करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया है तो आप इरिडीमेबल के फॉर्मूले से अपने क्वेश्चन को सोल्व करिए एंड उससे रिलेटेड ऑप्शन को सिलेक्ट करिए, ठीक है। और ये आपको मैंने बता दिया, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम अगर आपके क्वेश्चन में आ जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसका टोटल इफेक्ट आपके नेट प्रोसीड्स पर जाता है। ओके, जैसा कि अभी हमने कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकाला है, अपना कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या है, वो भी हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो अब सेकंड नंबर पे हमारा आता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर हमारा अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, प्रेफरेंस शेयर से हमने फंडिंग ली है, तो उसकी कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, केपी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू पीडी डिवाइड बाय पीओ। पीडी है एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड, ये है डिविडेंड और ये है नेट प्रोसीड। सबसे इजी मेथड, अगर आपसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया है कि इरिडीमेबल से निकालना है, रिडीमेबल से निकालना है, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। फिर है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू पीडी। पीडी क्या हुआ यहाँ पे, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड जो उनको टाइम पीरियड के बाद दिया जाता है, प्लस रिडम्पशन वैल्यू। रिडम्पशन वैल्यू कौन सी, जब प्रेफरेंस शेयर को इश्यू करते हैं साथ में उसका रिडम्पशन पीरियड भी बता दिया जाता है कि इतने पर्टिकुलर पीरियड के बाद इनको हम रिडीम करने वाले हैं। रिडम्पशन वैल्यू माइनस पीओ। पीओ यहाँ पे अभी आपको बताया मैंने, नेट प्रोसीड जो आपकी कंपनी का टोटल प्रॉफिट होता है डिवाइड बाय एन। एन यहाँ क्या है, रिडम्पशन पीरियड ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कितने पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे कि बोला कि 2 ईयर्स बाद यहाँ पे इनका रिडम्पशन होगा। रिडीमेबल वैल्यू प्लस पीओ डिवाइड बाय 2। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ये मेथड इजी रहता है। अब हम नेक्स्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अब जो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है, देखो जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कुछ भी एक्सपेक्ट ना करके बोलते हैं कि भाई कुछ तो हमें दे दो, कुछ तो हमारे हिस्से आना चाहिए, क्योंकि ओनर है, ओनर लॉस में कब तक रहेगा। तो उनको जो लास्ट में प्रॉफिट बच जाता है, नेट प्रोसीड जो बच जाती है, सबकी पेमेंट करने के बाद, टैक्सेस को पेमेंट करने के बाद, इंटरेस्ट को पेमेंट करने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड प्रोवाइड कराने के बाद जो बच जाता है वो इक्विटी शेयर होल्डर के हिस्से में आता है। इक्विटी शेयर होल्डर को या तो वो डिविडेंड के तौर पे मिलता है या फिर उसको एज अ प्रॉफिट वो रखता है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को भी 4 यहाँ पे मेथड है कैलकुलेट करने के। फर्स्ट है डिविडेंड प्राइस अप्रोच, अर्निंग प्राइस अप्रोच,
ग्रोथ अप्रोच एंड आपका CAPM अप्रोच, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ओके, ये हमने पढ़ा हुआ है। डिविडेंड प्राइस अप्रोच, डिविडेंड प्राइस अप्रोच देखो नाम से समझ में आ रहा है, कहते हैं कि जो आपका इक्विटी शेयर होल्डर है क्या चाहिए, कहते हैं डिविडेंड मुझे प्रोवाइड कराइए आप, ठीक है, हम उनको डिविडेंड प्रोवाइड करा रहे हैं। तो डिविडेंड प्राइस मॉडल कैसे कैलकुलेट करता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को। देखो जो डिविडेंड प्राइस अप्रोच मेथड है ये क्या करता है, ये एक डिस्काउंट रेट है। क्या है ये? एक डिस्काउंट रेट है जो हमारे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड जो हमारे प्रेफरेंस हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को हमें देना है उसको इक्वल करता है करंट प्राइस ऑफ शेयर के। ठीक है, कहते हैं इक्वल करता है। किसको करता है? ये एक डिस्काउंट रेट है और जो आज प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो आप डिविडेंड देने वाले हैं इन फ्यूचर उसकी प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर को इक्वल करता है। इससे आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर निकाल पाते हैं। देन है आपका अर्निंग प्राइस अप्रोच। अर्निंग प्राइस अप्रोच क्या है? बहुत ही इजी मेथड है आपके कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल वो कैलकुलेट करने का। क्या करता है? कहता है ये भी एक डिस्काउंट रेट है। क्या करता है? जो टोटल अर्निंग आ रही है, टोटल अर्निंग पर शेयर को मार्केट प्राइस शेयर से इक्वेट करता है। कैसे? कहता है अर्निंग पर शेयर और आपकी नेट प्रोसीड, जो कंपनी की जो नेट प्रोसीड है, जो नेट प्रॉफिट कंपनी का है उसको मार्केट प्राइस शेयर से वो इक्वेट करता है। ठीक है, फिर आपका आता है ग्रोथ अप्रोच। अब ग्रोथ अप्रोच क्या है? अब जो आपकी ग्रोथ अप्रोच है आपके कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को निकालने के लिए क्या बोलती है? कहता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय PO प्लस G। D1 क्या है बेटा? D1 है आपका एक्सपेक्टेड डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ द 1 ईयर। ओके, D1 लिखा है। ऐसे ही जितना ईयर्स होंगे नंबर ऑफ 1 2 3 वो यहाँ पे बढ़ जाता है। अभी हमने बोला D1 1 ईयर का हम डिविडेंड यहाँ पे कैलकुलेट करें डिवाइडेड बाय PO करंट प्राइस ऑफ द शेयर प्लस ग्रोथ। ठीक है, इसका मेथड ये भी हो सकता है। इसका अनदर मेथड है डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड प्लस ग्रोथ। अब डिविडेंड क्या है? अभी आपको बताया मैंने D1 मींस जो टोटल डिविडेंड इन 1 ईयर मिलता है, टोटल डिविडेंड 1 ईयर यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। अब नेट प्रोसीड का फॉर्मूला है फेस वैल्यू माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट। फेस वैल्यू क्या है? जो शेयर की टोटल वैल्यू, मान लीजिए एक शेयर 10 रुपीज का है तो 10 में से उसकी फ्लोटिंग कॉस्ट यहाँ पे माइनस करके जो आएगा वो नेट प्रोसीड यहाँ पे आ जाएगा प्लस ग्रोथ। ओके, अब आपका करते हैं, अब जो आपका CAPM है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अप्रोच, ये अप्रोच क्या कहते हैं? अब इक्विटी शेयर होल्डर कहता है भाई मुझे तो मैक्सिमम रिटर्न चाहिए। कैसे उसको रिटर्न मिलेगा? यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट की बात की जाती है, RF प्लस बीटा प्लस RM माइनस RF। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला दिया हुआ है KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF। ठीक है, अब यहाँ पे RF क्या है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। देखो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न में क्या आता है, यहाँ पे जो आपका इक्विटी शेयर होल्डर होता है उसके दिमाग में एक ही चीज चलती है, भाई जो रिटर्न दे रहे हो उसमें कोई रिस्क ना हो, जो पर्टिकुलर अमाउंट में जो पर्टिकुलर परसेंटेज से आप मुझे यहाँ पे रिटर्न प्रोवाइड करा रहे हैं उतनी रिटर्न आप मुझे पर ईयर यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद आता है रेट ऑफ रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो, RM की बात हो रही है। RM क्या है? कहते हैं कि भाई यहाँ पे रिस्क प्रीमियम की बात हो रही है, अभी आपके रेट ऑफ RM की बात हो रही है, मार्केट पोर्टफोलियो की बात हो रही है। मार्केट पोर्टफोलियो क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर को जैसा मार्केट का पोर्टफोलियो होता है, जैसा मार्केट की कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी रेट ऑफ रिटर्न भी यहाँ चेंज होती रहती है। जैसा जैसा मार्केट अप होगा मिलने वाली इक्विटी शेयर होल्डर को जो रिटर्न है, जो डिविडेंड है वो भी यहाँ पे हायर जा सकती है। अगर
अगर मार्केट डाउन होगा, मार्केट में आपके इक्विटी शेयर होल्डर को यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ सकता है कि मार्केट पोर्टफोलियो की वजह से। अब यहाँ पे बात करते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। अब ये मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या है? कह रहा भाई जितना रिस्क आप उठाएंगे उतना ही आपको यहाँ पे प्रॉफिट अर्न होगा, क्योंकि हमने अभी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है रिस्क का और रिटर्न का रिलेशनशिप पढ़ा है हमने। उसके रिलेशनशिप में अहम वर्ड था रिस्क रिटर्न प्रीमियम। रिस्क रिटर्न प्रीमियम, अभी रिस्क रिटर्न प्रीमियम क्या होता है? कहते जितना आप मार्केट में रिस्क उठाते हैं उतना ही साथ में आपको उसके रिटर्न के मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि हमने बोला कि अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वहां पे जीरो रिस्क होता है। ऐसे ही जब आप पब्लिक सेक्टर सिक्योरिटी में एज अ बॉन्ड आप वहां पे इन्वेस्ट करते हो, थोड़ा सा आपका रिस्क बढ़ जाता है, बट साथ में रिटर्न भी बढ़ जाती है। ऐसे जब आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर में, इक्विटी शेयर होल्डर में, डिबेंचर्स में आप इन्वेस्ट करते हैं तो जितना आप रिस्क उठाते हैं उतना ही आपका रिटर्न भी यहाँ पे बढ़ता जाता है। उसको आप रिस्क प्रीमियम रिटर्न बोलते हैं। ओके, रिस्क रिटर्न प्रीमियम बोला जाता है। अब मैडम ये बीटा का क्या रोल है? जो ये बीटा है एक सिस्टमैटिक रिस्क है। बीटा सिस्टमैटिक रिस्क है, हमारे सिस्टमैटिक रिस्क को बिजनेस में मेजर करता है। कितना सिस्टमैटिक रिस्क है हमारे बिजनेस में, हमारे बिजनेस में कौन कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से रिस्क ज्यादा हो रहा है और रिटर्न यहाँ पे हमारी इफेक्ट हो रही है। ठीक है, और साथ में बात करते हैं जो ये बीटा है आपका बताता है कि आपके बिजनेस में फाइनेंशियल रिस्क और बिजनेस रिस्क कितना है। अगर फाइनेंशियल रिस्क और बिजनेस रिस्क आपके बिजनेस में स्टे करता है, इट मींस वहां पे रिस्क के लेवल बढ़ जाते हैं और आपका रिटर्न का लेवल भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। बट एज अ मार्केट पोर्टफोलियो जैसा मार्केट की कंडीशन होगी वैसा ही आपको यहाँ पे रिटर्न आपके इक्विटी शेयर होल्डर को मिलने वाली है। अब हमारा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो वैसे तो रिटेन्ड अर्निंग है क्या? अब इक्विटी शेयर होल्डर के हिस्से का जो प्रॉफिट बच गया है आफ्टर टैक्स, आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, आफ्टर इंटरेस्ट, जो भी नेट प्रोसीड अब लास्ट में बच गया है वो किसको दिया जा रहा है? वो आपके इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जा रहा है। लेकिन अब इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं डिविडेंड दे दीजिए। ओके, लेकिन एक कंडीशन उनके आगे एक और रख दी जाती है। अगर हम आपको डिविडेंड देते हैं तो नेक्स्ट टाइम जो हमें बिजनेस के लिए फंडिंग चाहिए होगी उसके लिए कैसे अरेंजमेंट होगा? तो अभी जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर हैं वो सोच में पड़ गई। इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं ठीक है डिविडेंड प्रोवाइड मत करिए, जो डिविडेंड के तौर पे आप मनी हमें फंडिंग दे रहे हैं उसको एज अ री इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस में रख लीजिए, उसको दोबारा से री इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। ओके, उसी को ही आप रिटेन्ड अर्निंग यहाँ पे बोलते हैं। रिटेन्ड अर्निंग कहाँ से आई? इक्विटी शेयर होल्डर का वो पार्ट जो सबकी पेमेंट करने के बाद बच जाता है, बट इक्विटी शेयर होल्डर उसको एज अ डिविडेंड एक्सेप्ट ना करके बिजनेस में ही रिटेन्ड अर्निंग के या फिर री इन्वेस्टमेंट के तौर पे रख लेते हैं, उसी को आप रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है? देखो वैसे तो एक सिंपल सा फंडा है, KR क्या है? देखो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि हमारे पास जो कैपिटल आई है वो कौन सी है? अभी जो री इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास कैपिटल आई है वो कहां से आई है? वो हमारी रिटेन्ड अर्निंग से आई है। रिटेन्ड अर्निंग किसने दी है? हमारे इक्विटी शेयर होल्डर ने दी है। तो KR इज इक्वल टू KE, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। R क्या है? कैपिटल ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, इसका अनदर फॉर्मूला भी है, कैपिटल ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब आपके इक्विटी शेयर होल्डर रिटेन्ड अर्निंग के को जो अपने डिविडेंड का पार्ट है, अपने प्रॉफिट का पार्ट है, एज अ री इन्वेस्टमेंट के तौर पे बिजनेस को ग्रोथ देने के पर्पज से रख लेते हैं, तो तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो KR इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड मैंने अभी बताया है जो शेयर की टोटल वैल्यू होती है माइनस फेस वैल्यू में से उसका आपको फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पे माइनस करने के बाद नेट प्रोसीड वैल्यू आ जाती है, प्लस ग्रोथ इज इक्वल टू 1 माइनस टैक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ब्रोकरेज। मैडम ब्रोकरेज कहां से आ गई? देखो जब आप इक्विटी शेयर होल्डर को यहाँ पे उसका पार्ट देते हैं तो सारे टैक्सेस, सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिसको भी प्रोवाइड कराना है, कोई डेप्ट्स की कॉस्ट पे आउट करनी है,
कोई डिबेंचर की कॉस्ट आपको पे आउट करनी है, कोई टैक्स पे करना है, कोई ब्रोकरेज, कोई कमीशन पे करना है, सब कुछ पे करने के बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर के पास पैसा पहुंचता है, वो डिविडेंड पहुंचता है। तो यहाँ पे उसको भी यहां से माइनस कर दिया गया है। तभी सब कुछ माइनस करने के बाद ही आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिटेन अर्निंग यहाँ पे आया है। यहाँ पे टी क्या है, रेट ऑफ टैक्स, बी क्या है, ब्रोकरेज और चार्जेस। अगर आपके इक्विटी शेयर होल्डर मान जाते हैं कि जो मनी दी है उसको री इन्वेस्टमेंट के पर्पज से रखिए, मीन्स बिजनेस के ग्रोथ के लिए रखिए, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, ग्रोथ वाला। अदरवाइज आपसे कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग नॉर्मल पूछी जाती है, तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अभी जो हमारा लास्ट टॉपिक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, देखो हमने अब हर कॉस्ट की, हर सोर्स ऑफ फाइनेंस की अलग से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट की है, अलग से उसके फॉर्मूला को हमने पढ़ा है, अच्छे से समझा है। तो अभी ये वेटेड एवरेज क्या है, यहाँ पे वेटेड एवरेज में आपका प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिटेन्ड अर्निंग एंड आपका डेब्ट्स की जो टोटल कॉस्ट है उसी को ही आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे बोला गया है। तो के ए क्या है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस किस की, वेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डेब्ट प्लस वेट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्लस वेट ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, जो आपका सम आएगा वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे आ जाएगा। जब आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं, दो चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। जो टोटल है, जो इन सब का सम ऑफ द वेट मस्ट बी इक्वल टू 1 और 100। जो इनका टोटल है वो वेट कैसा होना चाहिए, या तो 1 के इक्वल होना चाहिए या फिर वो 100% होना चाहिए, ठीक है। और जो फर्म की इक्विटी शेयर कैपिटल का जो वेट है, अब फर्म की इक्विटी शेयर कैपिटल का जो वेट है वो मल्टीप्लाई होगा किससे, या तो वो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग से मल्टीप्लाई होगा या फिर वो कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ही आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि जब आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर निकालते हैं या फिर कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग निकालते हैं, तो दोनों में से जब आप वेटेड एवरेज दोनों का निकालते हैं तो वहां से आपको इक्विटी शेयर कैपिटल से इक्विटी शेयर कैपिटल को मल्टीप्लाई करना होगा, या तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग से और या फिर कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर से, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो टॉपिक था हमारा अच्छे से हमने क्लियर किया है। अगर इससे कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज कमेंट में बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।